सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें गिवन है कि ए एक ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी है एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव, देन दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है। तो अगर इस क्वेश्चन का सिर्फ मुझे सॉल्यूशन करना हो देन इट इज अ मैटर ऑफ 30 to 40 सेकेंड्स एट मैक्स। बट यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सो दैट वील ऑल्सो लर्न सो मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज देम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक का एक कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैं इसे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी वगैरह इन्वॉल्व है। सो मैं एक सेपरेट क्वाड्रेटिक यहाँ पे मैंने लिख लिया इन कैपिटल फॉर्म्स, जहाँ पे ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक का बेसिक एक्सप्रेशन होता है। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर पॉजिटिव रहना है हमेशा तो इसका कंडीशन होता है कि ए भी पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट डी निगेटिव हो। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे आप इसको याद रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर पॉजिटिव रहना है तो उसको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। इसको भी आप फील कर सकते हैं कैसे है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसका साइन डिटरमाइन करता है कि कर्व कैसा बनेगा। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कर्व ऊपर की तरफ बनता है, निगेटिव है तो कर्व नीचे की तरफ बनता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ तो बनेगा। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब होता है नो रियल रूट्स। ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो इक्वल रूट्स है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है या सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है तो हम टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते थे, और लेस देन जीरो होने पे हम वहां पे बोलते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ये है कि इस एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा ये ग्राफ, अदरवाइज ऐसे टच करता है एक रूट को अल्फा दूसरे रूट को हम बीटा बोलते थे। तो ये सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि याद रहने चाहिए। तो इस कंडीशन में यही इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ए है इस क्वाड्रेटिक का स्मॉल ए वो तो पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब लिखेंगे तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के हिसाब से लिखूं तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसमें हम देखें तो एक्स का कोफिशिएंट टू टाइम्स ऑफ बी है, तो उसका स्क्वायर फोर बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर ए सी बन जाएगा ये, राइट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसका मतलब फोर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बी स्क्वायर माइनस ए सी ये निगेटिव दिया हुआ है। अब फोर तो निगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस फोर तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका था ए सी, ये टर्म हमारा क्या है निगेटिव है, क्योंकि फोर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें लेना था वो हमने ले लिया। अब बात करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसी का साइन हमें बताना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या फिर ऑप्शन नंबर बी। तो अगर मैं इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सोचूं तो ये ए है, ये बी है, ये ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये बी एक्स प्लस सी है, दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज बी एक्स प्लस सी एंड दिस इज जीरो। तो इस केस में क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ए के साथ अगर मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये थर्ड रो का ए एक्स बन जाएगा, और सेकेंड रो में ऑलरेडी बी है तो इस बी को कैंसिल आउट कर सकता है। तो मैं इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं या क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करूं कि आर थ्री में मैं अप्लाई कर रहा हूँ आर थ्री माइनस ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स टाइम्स ऑफ आर वन। तो ए एक्स मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा तो ये ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आर टू सिर्फ माइनस करना है, आर टू में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया दैट आर थ्री, एक बार मैं इसे फिर से लिखता हूँ, आर थ्री में प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया आर थ्री माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आर वन माइनस आर टू। जैसे ही ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या बन जाएगा, ए बी ए एक्स प्लस बी, बी सी बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो, और लास्ट वाले केस में यहाँ पे जीरो माइनस, सिंस हमने x से मल्टीप्लाई किया था तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक ब्रैकेट में, राइट, और माइनस आर टू किया था तो माइनस आर टू का मतलब यहाँ पे माइनस बी एक्स
माइनस सी, ये भी बनेगा। सो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी। सो अब हमें इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना है, और ऑलरेडी दो जीरो यहाँ पे बन चुके हैं, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। वी हैव डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, आप डेल्टा से या किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो टर्म है लास्ट वाला, इसको देखेंगे ये कितना है। सो इट इज बेसिकली माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये सारा टर्म मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली। तो ये टर्म मुझे पता है ऑलरेडी, और इसमें दो जीरोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं इसी के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैक्सिमम जिस रोज में जीरो होते हैं उसी के अलाउंग एक्सपेंड करना ज़्यादा सही रहता है, और इस कॉलम के अलाउंग। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा एंड माइनस दिस। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी विथ माइनस साइन, और यहाँ पे c इंटू ए यानी ए सी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, और ये माइनस अंदर जा चुका होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बन गया ये। तो अब ये जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ये तो हमारा जो क्वाड्रेटिक गिवन था वो है। तो उस क्वाड्रेटिक के बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि उसका ए ग्रेटर देन जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट खुद बोल रखा है कि लेस देन जीरो है, जिससे हमें जो ऊपर मैंने सबसे पहले समझाया उसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यही ए अपना लेस देन जीरो होता और डी लेस देन जीरो होता, तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक निगेटिव हो जाता फिर, राइट। तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टर्म अपना पॉजिटिव है, और ये डिस्क्रिमिनेंट ही है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेंट से ही ये आया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या कैलकुलेट किया हमने, डी इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये डी का वैल्यू निगेटिव दिया था। अब फोर तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म हमारा निगेटिव रहा होगा। सो दिस इज निगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मल्टीप्लाई होके ये जो वैल्यू आएगा वो तो निगेटिव ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, निगेटिव। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात की गई है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। यहाँ पे राइट साइड में जीरो देख करके हमें पता चलना चाहिए कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब भी एक्स वाई जेड में ये तीन इक्वेशन गिवन है और राइट साइड पूरा जीरो हो, तो उसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर क्योंकि एक्स वाई जेड है, कोई पावर नहीं है एक्स वाई जेड के ऊपर, और होमोजीनियस क्योंकि यहाँ पे जीरो है। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मैट्रिक्स का फॉर्मेट ये होता है, ए एक्स इज इक्वल टू ओ। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स से बना हुआ मैट्रिक्स है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट तीनों जगह वन 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 है, फिर वाई का कोफिशिएंट टू ए थ्री बी फोर सी है, और जेड का कोफिशिएंट ए बी और सी है। ऐसे ही यहाँ पे एक्स का मतलब एक्स वाई और जेड से है, या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कई बार दे देता है, बट वेरिएबल्स है। ये एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। वो या तो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड होगा या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होगा, और ये ए क्या है, कोफिशिएंट्स है उन्हीं वेरिएबल्स के। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स। तो मतलब यहाँ पे तो सारा ही जीरो होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं यहाँ से इस ए एक्स इक्वल टू ओ से मैं ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी ये ए इनवर्स और ए कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो एक्स बचेगा इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के ए इनवर्स को मैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले भी हमें सीखने को मिल रहे हैं, रिवाइज करने को। ये जो x की वैल्यू आई है बाय मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, यहाँ से अब हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये x क्या है, बेसिकली यही सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि x पता चल जाए अगर, तो x हमने इस वाले मैट्रिक्स के लिए ही लिखा है, दिस एक्स वाई जेड इज एक्चुअली x। तो
एक्स अगर हमें कॉलम पता चल जाए, कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पता चल जाएंगी, वही हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड में जीरो है। अब ये क्वांटिटी कुछ भी हो, ये इनवर्स या एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो ऑब्वियसली जीरो आने ही वाला है। तो ये सॉल्यूशन तो पक्के से आएगा यहाँ पे, उसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। इसी वजह से ये भी बोलते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज इज कंसिस्टेंट, या ऑलवेज ये कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट हो, दैट इज सेपरेट थिंग। ऑलवेज कंसिस्टेंट का भी मतलब क्या हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैनॉट बी इनकंसिस्टेंट, नेवर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उन्हें बोलते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, बट यहाँ पे तो सॉल्यूशन आना तय है क्योंकि यहाँ जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ सॉल्यूशन तो आना ही है। एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि राइट साइड जीरो आ गया तो लेफ्ट साइड भी जीरो होगा। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जब एक्स जीरो आ जाए तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तीनों। और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और ये एक यूनिक सॉल्यूशन भी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक का मतलब, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे जीरो, तीनों की वैल्यू सेम है तो फिर ये यूनिक कैसे हुआ। एक्चुअल में तीनों एक्स वाई जेड तीनों की एक एक वैल्यू है, तो यही हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों जीरो है। तो ये तीन नाम है इसके। और अगर इसी केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो हो जाता, तो उस केस में फिर हम बोलते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो वहां पे फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन जाता है। जैसे ये मैं इरेज करके यहीं पे इस बात को मेंशन करता हूँ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो उस केस में हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जितने भी जीरो सॉल्यूशन थे, जीरो वाले, एक्स वाई जेड, उसके अलावा कुछ भी सॉल्यूशन आएगा तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जाएगा। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाले में अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों आ रहे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये सारी चीजों को मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। ये जो टर्म आया अपने पास, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जीरो मैट्रिक्स, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ ऐसे, x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दिस जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहा है फॉर दिस मैट्रिक्स, दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, बिकॉज RHS अपना क्या होगा, ये तो जीरो आना ही है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं बोल रहा हूँ कि जीरो हो गया, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो एक्स में जब हम वैल्यू रखेंगे एक्स वाई जेड, तो ये कुछ भी रख सकते हैं। किसी का मन करे तो एक्स वन रख ले, टू रख ले, जेड को थ्री रख ले, तो भी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड में भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये वन टू थ्री चेंज करके कोई चाहे तो फोर फाइव सिक्स रख ले, तो भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट में भी जीरो बनेगा, और राइट साइड तो जीरो है ही है, तो दोनों साइड इक्वेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो कंक्लूजन है इस पूरे एक्सप्लेनेशन का वो ये है कि जब भी राइट साइड में जीरो है तो उसको हम होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। होमोजीनियस सिस्टम होने की वजह से उसका सॉल्यूशन तो जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि होमोजीनियस सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट न करता हो। और ए एक्स इज इक्वल टू ओ, यही हमारे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। और हमारे पास फिर यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है इसमें, यूनिक सॉल्यूशन जिसका और भी नाम क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन। और इसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो हमेशा होता है। और दूसरा केस इसमें बनता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। और और कोई भी इसमें केस बनेगा नहीं नो सॉल्यूशन का, वो तब बनेगा जब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो की बजाय यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स भी आ जाए, और वो केस होगा नॉन होमोजीनियस का, जिस पे हम अगले वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम उसको समझेंगे।
यहाँ पे क्लियरली बोला है कि यहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन है। तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब ये वाला सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं बोल रहा वो, ये वाला सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन हो जाता, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाता। नॉन जीरो की जगह पे अगर वो नॉन ट्रिवियल भी बोलता, नॉन ट्रिवियल या फिर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो भी हमें सेम मतलब समझना है कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तीनों का मतलब एक ही है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो करना है। सो ऑलरेडी हमारे पास ए मैट्रिक्स यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने लिख रखा है उसको। सो ये मैट्रिक्स है, इसमें हमें इसको एक्सपेंड कर लेना है, 1 1 1, 2a 3b 4c, ये ए बी और सी है। तो यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3bc माइनस 4bc। अब सेकेंड कॉलम में चले जाएंगे और रो अपना फर्स्ट ही रहेगा, तो ये एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये -2ac माइनस बी हो गया। अगेन फर्स्ट रो में ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। थर्ड कॉलम में चले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो इस बार बनेगा a 4c माइनस 3b एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें जीरो करना था फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये बन जाएगा 3bc माइनस 4bc, सिर्फ माइनस bc बचेगा। यहाँ पे अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ac प्लस 2ab बचेगा, फिर a को अंदर सेंड करेंगे तो 4ac माइनस 3ab बन जाएगा। अब सभी चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2ab यहाँ पे है और यहाँ -3ab है, तो मतलब -ab बचेगा सिर्फ। फिर ये -2ac है, यहाँ +4ac है, तो मतलब 2ac बच जाएगा और यहाँ -bc है। अब फाइनली इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ दैट 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc। अब तीनों टर्म्स को देखें तो ac, ab और bc, तीनों टर्म्स में कोई एक ही टर्म मिसिंग है। तो abc से थ्रू आउट अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ बचेगा 2/b, यहाँ बचेगा 1/c और यहाँ बचेगा 1/a। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर कहीं पे 2 कैपिटल B इज इक्वल टू a प्लस सी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि a b c आर इन ए पी। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम सोचें तो b की जगह ये 1/b है, c की जगह ये 1/c है और कैपिटल A की जगह ये 1/a है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। तो अगर ये ए पी में है तो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो एच पी में है, ए बी सी आर इन एच पी। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बिलोंग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। सो इन समरी इस क्वेश्चन में एक जो मिसिंग पॉइंट और हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो रहा है तो उस केस में तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में ही यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सोल्यूशन का कौन सा केस है? ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, हमेशा होमोजीनियस कंसिस्टेंट रहेगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आना, और सॉल्यूशन का आना मतलब या तो एक सॉल्यूशन या तो बहुत सारे सॉल्यूशन। तो अगर x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों सॉल्यूशंस बेसिकली ये जो तीनों वैल्यूज आ रही हैं एक्स वाई जेड की, ये तो यूनिक सोल्यूशन हो गया या फिर जीरो सोल्यूशन हो गया या फिर इन्हीं को ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए या यूनिक सोल्यूशन के लिए या जीरो सोल्यूशन के लिए, तीनों का नाम का मतलब एक ही है। को अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो उससे कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर कहीं पे जीरो सोल्यूशन वर्ड यूज किया गया है या ट्रिवियल सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, इन तीनों वर्ड में से कुछ भी यूज होगा तो हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि वहीं पे अगर नॉन जीरो सोल्यूशन लिख दिया या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लिख दिया या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लिख दिया, इन तीनों वर्ड में से कुछ भी यूज किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो के इक्वल करेंगे।